धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे, राजनीति में तो चलता ही है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया है। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 15 दिनों के दौरान 2 बार मुसलमानों की याद आई है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को। पहली बार में उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। इस बार वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई अक्ल नहीं है, उन्हें सीए के नाम पर किसी ने भड़का दिया है। सीए कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है या देश के नागरिकों के खिलाफ नहीं है। तो मेरे जहन में आया कि उस दौरान तो मैंने अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान से बात कर ली थी, इस बार जज साहब से बात करनी चाहिए। तो हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं और उन्हीं से समझेंगे कि आरएसएस चीफ का ये ताजा जो बयान है जो उन्होंने दशहरे के दिन दिया है, जहां पे पहले शस्त्र पूजा की जाती है, उसके बाद उनका व्याख्यान होता है। और पिछले 6 साल से आप देख रहे होंगे कि दूरदर्शन भी अब उनके बयान को लाइव दिखाता है। प्राइवेट न्यूज चैनलों की तो चाटुकारी की हद ही क्या है, वो पता नहीं क्या करते। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी, मेरा पहला सवाल है कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि सीए कानून को लेकर मुसलमानों को वर्गलाया गया है, क्या मुसलमानों को अक्ल नहीं है? वो क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि उनकी चाल हम समझते नहीं। वो हमेशा उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। जी चोरी वो करते हैं और नाम कोतवाल पर लेते हैं। जी तो अभी वो किसानों के बारे में यही कह रहे हैं, किसानों को लोग भड़का रहे हैं। नोटबंदी के बारे में यही कहते थे, जीएसटी के बारे में यही कह रहे हैं, लॉकडाउन के बारे में यही कहते हैं। तो जो भी आर्यभट्ट ब्राह्मण छोड़ के बाकी लोगों को नेस्तनाबूद करने के लिए, यानी उनको भिखारी बनाने के लिए, यानी उनको अस्थिर बनाने के लिए जो जो कानून वो लाएंगे, वो ऐसा ही कहेंगे कि विपक्षी उनको भड़का रहे हैं। अभी देखो आपका जो ये कानून लाया है, मेरा कहना है कि ये बाकी छोड़ो, ये तो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। और ये कानून उनका बाप भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। बाप भी वही बोल रहा हूं मैं, कर ही नहीं सकते इम्प्लीमेंट, अमल बदल नहीं कर सकते। वो सिर्फ हम सब यानी मुस्लिम भाई, दलित, आदिवासी और देश के गरीब, उनको अपने कब्जे में रखना चाहते हैं कि देखो तेरा सर्टिफिकेट नहीं है, तुम यदि सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो तुम इस देश के नागरिक नहीं है, और तुमको वो सेंटर में डाला दिया जाएगा, सेंटर में। तो लोग डरते हैं। मैं अभी 30 साल यही आंदोलन कर रहा हूं, अभी भी मेरे आंदोलन चल रहे हैं कि हम हजारों के संख्या में, मैं मुस्लिम भाइयों को बोल रहा हूं, बहनों ने अच्छा काम शुरू किया था, बहुत अच्छा काम शुरू किया था कि चलो यार, नहीं तो तुम हमको मारने वाले हैं, तो तुम मारने के बजाय हम रास्ते पर आके मरते हैं हक के, हमारे हक के लिए। तो बहनों ने जो किया था वो बहुत अच्छा किया था, मैं बहुत खुश था। मैं देश भर में भाषण करता था। इस उम्र में भी मैं जवान हो गया हूं क्योंकि आप अभी देश की क्रांति की दिशा दिखा रहे, सही मायने में। क्योंकि मैं 30 साल से महिलाओं के ऊपर ही मेरा आंदोलन निर्भर होता है। अभी मैंने अंबानी के खिलाफ 1500 महिला खड़ी की है, पुलिस स्टेशन को घेराव किया है कि हमें अरेस्ट करो, तो कर ही नहीं सकते। वो मुझे विनती करते हैं कि सर इनको हटाओ। तो इसीलिए ये ड्रैकोनियन कानून इन्होंने जानबूझकर लाया है। अभी जो बांग्लादेश से मुस्लिम आए या बाहर से जो मुस्लिम आए, ये कई लाख भी नहीं है, कई लाख भी नहीं है।
मेरा दूसरा कहना है मानवता के आधार पर, जी जो भी श्रमिक कष्टकरी जी जब इस बाहर से आता है जी तो वो देश पर बोझ नहीं होता, कभी नहीं होता। जी आता है अपने हर दिन खाने के लिए, रोटी के लिए काम करता है, उसमें देश उसका, देखो हमारे यहाँ जो काम करने वाले, अभी ये करोड़ों मजदूर चल रहे थे, प्रवासी मजदूर, उनका जी शोषण ही हुआ। तो जी उनका शोषण होता है, वो सुबह जो उठता है शाम तक जो भी खाता है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। जी ठीक हो गया, तो ये देश का उत्पन्न हो गया, यानी आमदनी हो गई। और वो काम जो करता है, वो जब 100 रुपए का काम करता है उसको हम 10 रुपए देते हैं, वो भी जी देश की आमदनी हो गई। तो कोई भी आदमी, इंसान या बहन या भाई कहीं से जी भी आया हमारे कंट्री में, किसी भी कंट्री में रहा, तो वो अपने जी बलबूते पर रहता है और उस देश को मदद करता है। ये हो गया मानवता की बात हो गई। अब ये ठीक है। कानून जो लाए इन्होंने, जी जी मैं सवाल कर लेता हूँ सर। आया, ये मैं इतना- सवाल कर लेता हूँ सर, मैं सवाल कर लेता ओके ओके। हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो देश पर बोझ नहीं होता है, आता है, मेहनत करता है, कमाता खाता है और बाकायदा टैक्स देके उस देश के विकास में अपनी भूमिका निभाता है, ये आप कह रहे हैं। कंट्री जो फर्जी, सर वो सर मैं उसका जो सवाल शोषण कर लेता हूँ सर। सर मैं सवाल कर लेता हूँ, पहले सुन लीजिए, पहले सवाल सुनिए, मैं सवाल कर लेता हूँ। आपने बहुत सही कहा कि वो आता है, मेहनत मजदूरी करता है, कमाता खाता है और टैक्स देता है, यानी कि देश के विकास में अपनी थोड़ी सी भी जो भूमिका है वो अदा करता है। लेकिन मैं सीए वाले मुद्दे पे रहना चाहता हूँ। अभी सिलीगुड़ी गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वहां पे जाके उन्होंने सीए की बात की और अब अपने हेडक्वार्टर से, नागपुर का जो हेडक्वार्टर है, वहां दशहरे के दिन सीए की बात करना क्या कहलाता है? आप कह रहे हैं वो लागू नहीं कर सकते? उन्होंने तो 10 दिन में 2 बार सीए को लेके बात की है अभी। वही तो बात है ना, उनको मालूम है कि मैं बोला ना, उनका मकसद है आपके ऊपर कब्जा करना। आप संघ तो पढ़ते नहीं, आप लोग संघ पढ़ो। संघ की आइडियोलॉजी है, टिळक, सावरकर और गोलवलकर की आइडियोलॉजी है कि हम देश के मालिक है और जी। आप सब सब ब्राह्मण छोड़ के, आर्यभट्ट ब्राह्मण छोड़ के सब लोग इस देश में नंबर 2 के सिटीजन है और आपको जी। सिर्फ अधिकार है 2 समय की रोटी। आपको वोटिंग का अधिकार नहीं, आपको पद का अधिकार नहीं, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं। तो देखो 7 साल में मोदी ने सब ये खींच लिया, शिक्षा प्राइवेट में कर दी, हॉस्पिटल प्राइवेट में कर दिए, जो भी हमारे निजी चीजें थी वो सब प्राइवेट कर दी, तो हम अभी भिखारी हो गए। तो उनका मकसद है कि आपका कब्जा करना। अभी देखो उनका कानून जो है, पहला कानून में बोलता हूं, उनका सेक्शन है कि 26 जनवरी 1951 के बाद, 50 के बाद। सर कानून पे आएंगे सर, सर कानून पे आएंगे। एक सवाल और कर लेता हूँ सर, कानून पे बात करेंगे। क्या सर आपको लगता है कि बिहार में चुनाव है इसलिए इनको सीए की याद आ रही है, इसलिए बार बार सीए को लेकर बात कर रहे हैं? देखो मैं जो भी कहता हूँ हमेशा सच होता है जी। ये बिहार में जो कर रहे हैं ना अभी, इनकी इतनी अच्छी पिटाई हो रही है, जी लेकिन ये ईवीएम मशीन मैनेज करने वाले, जी इनका हर नेता लोग उसके पीछे भागकर दौड़ा रहे। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग की कुर्सियां खाली है और जी उनका सीएम जो है उसको तो लोग बोलने नहीं दे रहे। उन्होंने योगी को भगाया, हमारे देश का, हमारे महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस को भगाया, वो कौन नित्यानंद कौन था उसको भगाया। तो माहौल ऐसा है कि इनकी इलेक्शन में पिटाई होने वाली, लेकिन इनका भरोसा ईवीएम पर है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सरकार चल रही है 2014 से, ये सिर्फ ईवीएम, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बलबूते पर चल रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो 2013 में कहा था ईवीएम भरोसेमंद नहीं, आज वो सुप्रीम कोर्ट चुप है। तो ये तीनों के भरोसे पर ये चल रहा है, ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है। तो जो भी अभी बिहार में जो होने वाला है, तो बिहार में आप ही की बात सर, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं।
आप कह बिहार रहे के हैं लिए जी, वो सीए नहीं, सिर्फ वो 370 की बात कर रहे हैं, चाइना ठीक है, की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं सर। मैं आप ही की बात मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं सर। आप कह रहे हैं ईवीएम जो है वो इनको जिता रही है और ये जो सरकार है ईवीएम के दम पे चल रही है। आपने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि पहले वो ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहा था लेकिन बाद में बोलना भूल गया। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपने देखा किसी ने कहा हो कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, वो क्यों नहीं कहते हैं कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए? अभी आप मुझे सबसे दुश्मनी लेने का बोल रहे हैं। पार्टियां है, जो भी विपक्षी पार्टियां है, जी, वो सब ब्राह्मणवादी पार्टियां है। अरे अच्छा, वो सुनिए सुनिए, वो ये व्यवस्था बदलना नहीं चाहते, वो अच्छा, सिर्फ खुद कुर्सी पर आना चाहते, इनको हटा के। व्यवस्था वही चाहिए, कौन सी व्यवस्था है? ब्राह्मण्यवादी और पूंजीवादी। तो ब्राह्मण्यवादी यानी ये सब लोग संघ के दबाव में है। दो बातें हैं, जी, एक तो वो संघ के दबाव में है, नहीं तो कभी ना कभी वो सत्ता पर थे, तो सत्ता में जो गड़बड़ करी है उसकी फाइलें मोदी शाह के पास है। आजकल जी, आजकल शाह थोड़े चुप है, जी, वो बिहार में भी नहीं जा रहे हैं, और उनकी जी, भाषा भी थोड़ी नरम हो गई है, नरम हो गई। जी, तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वो हमारे पीछे लगना छोड़ दे। एक दिन उनको भी जाना है, हमको भी जाना है। जी, तो इसलिए आज आप जो कह रहे हैं कि ये विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं कर रही है, भाई सभी विपक्षी पार्टियों को लेके मुंबई में पत्रकार परिषद करी है, सभी पार्टियां मेरे साथ। उसके बाद वो राज ठाकरे पर ईडी लगाई। जी, वो राज ठाकरे, उसने इनिशिएटिव लिया था, मैंने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन राज ठाकरे की सब उसके साथ हम बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तय हो गया। लेकिन जो जो तय करता है उसकी फाइलें निकाल दे। आज देश पे ऐसा मैं अकेला आदमी हूँ कि वो सिर्फ मुझे मार सकते हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ईडी आएगी, वो दीवाना होके मेरे घर से बाहर चलेगी। अभी एनआईए के लोग आए थे, पर मेरे घर में बैठे, मैंने मेरे साथ बैठे, उनको मैंने जिलेबी पकोड़े सब खिलाए, और मैंने कहा कि मोदी शाह खुनी है, संघ ही हमारे सभी दुखों की जड़ है। ये 3 बातें छोड़ के आपको मुझे जो करना है करो, मैं ये 3 बातें बोलते रहूंगा। जी, उन्होंने नमस्कार किया, सर मैं आपके खिलाफ हम नहीं है। उनके बॉस ने मेरे साथ बात करी, लेकिन मैंने कहा ये जी, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मोदी शाह खुनी क्यों कहता हूं, तो मेरे गुरु ने कहा है उनको खुनी। जस्टिस कृष्णा और जस्टिस सावंत दुनिया में मशहूर जजेस है नेकी के लिए, जजमेंट के लिए। जस्टिस सावंत तो दुनिया के प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो मेरा कहना है, इनको सब मालूम है, इनका मरण भी मालूम है, लेकिन वो हमको कब्जे में रख के वो राज करना चाहते। तो आपने जो कहा, अभी बार बार उल्लेख तो करेंगे, अभी वो इलेक्शन के लिए तो उन्होंने बोला ना, बिहार में बेरोजगारी चरम पद पर है, लोगों को खाने को नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। पब्लिक, मैं एक कल एक आपके जैसा एक आदमी ने एक पुल यानी ब्रिज गंगा पर है, तो गंगा के पानी पर गया नहीं, तब गया नहीं। 2015 शुरू हुआ है काम ब्रिज का, तो बोले ब्रिज इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए, पानी तक नहीं पहुंचा अभी। ऐसा बिहार में चल रहा है। तो ये बिहार में बोलने के लिए कुछ नहीं इनके पास। ये 2014 में, 17 में जब भी बात करे थे, 16 में कभी इलेक्शन हुआ, 15 में, तो उन्होंने 1,25,000 करोड़ का पैकेज, 2 लाख करोड़ का पैकेज, ये सब किया था, कुछ नहीं। तो लोग चिड़े हुए। तो फिर, और तभी भी ये सुधरते नहीं। एजेंडा कश्मीर का बोल रहे, बेरोजगारी पे नहीं बोल रहे, विकास पर नहीं बोल रहे। तो मतलब ऐसा है कि इनके पांव तले गई, लेकिन इनके बलबूते आप सीए के मुखर विरोधी रहे हैं। मैं चीजें समझना चाहता हूं। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, कोरोना धीरे धीरे कंट्रोल में आता जा रहा है, बता रहे हैं वैक्सीन भी आ जाएगी। क्या फिर से हमें शाहीन बाग देखने को मिलेगा कोरोना के
क्या फिर से हमें शाहीन बाग देखने को मिलेगा सीए के खिलाफ? देखो, मैं आप सबको विनती करता हूं जी कि हमें, जब सभी संस्थाएं, 4 संस्थाएं, मीडिया, न्याय संस्था, ब्यूरोक्रेसी, और ये जनप्रतिनिधि नहीं बोलता उनको, मैं धन प्रतिनिधि बोलता। ये धन प्रतिनिधि, ये हाँ। सब, ये क्या है, ये सब आवारा है, आवारा हो गए। यदि हमारे संवैधानिक संस्थाएं आवारा होती है तो हमारा जी। काम है करोड़ों के संख्या में अहिंसात्मक मार्ग से संविधान के दायरे में रास्ते पर उतरना है। यदि हम रास्ते पर नहीं उतरेंगे तो वो हमारा मरण तय हुआ है। हमें ये सताते रहेंगे। ये 5000 साल का इतिहास है। इन्होंने कभी हमें न चैन से सोने दिया, ना खाने दिया, ना रहने दिया। हमेशा हमको टेंशन में। सभी धर्म में स्वर्ग नरक की बात होती है। सभी धर्म के धर्मांध लोग हमको सताते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की बात और अलग है। वो समानता नहीं चाहते, वर्ण व्यवस्था चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था ईश्वर निर्मित है बोलते हैं, ये बदल नहीं सकते बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनको मुसलमानों से डर नहीं है। यदि हम लोग पढ़े लिखे लोग उनके खिलाफ बगावत करेंगे तो उनका धर्म क्या है? वो हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण है, वैदिक है। तो हमें सबको सोचना चाहिए कि दलित, मुस्लिम, आदिवासी और सभी जाति धर्म के गरीब साथ कैसे आएंगे, इसके ऊपर काम करना चाहिए। भाई कल बोला हमारे दूसरे लोग, जी बहुत शुक्रिया आपकी। सब सोशल मीडिया को विनती करता हूँ, सोशल मीडिया का अभी काम है, हमको वो मीडिया, मेन मीडिया मदद नहीं करेगा। मैं सोशल मीडिया वालों को विनती कर रहा हूँ कि रात दिन काम करो, घर घर आपका मीडिया जाए, इसका काम करो और हमारे जैसे लोगों के विचारों को बढ़ावा दे दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से अपने तमाम विचारों को रखा, लेकिन आपने एक जो बात कही कि संसद को अगर कंट्रोल में रखना है तो जनता को सड़क पे रहना होगा। जनता सड़क पे रह के संसद को कंट्रोल में रख सकती है, वरना संसद बेलगाम हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी। और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी संसद पे नहीं है, आवाम पे है, जनता पे है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपसे किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए अभी हमें इजाजत। थैंक यू।